दोस्तों, मोदी जी का जो ये कूटनीति है किसान आंदोलन को लेकर, ये आने वाले दिनों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इतना जबरदस्त कूटनीति जिसमें विपक्ष चारों खाने चित, मतलब उनके पास किधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। क्या है वो कूटनीति जो मुझे समझ में आती है? देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से इसको जोड़िए। पिछले साल 2020 में संसद में, राज्यसभा में, सब में ये किसान बिल पास होता है। 9 अगस्त को किसान आंदोलन जो है फुल उसमें सामने आ जाता है। 9 अगस्त से किसान आंदोलन चालू हो जाता है। फिर चलते चलते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होती है। 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली होती है, उसमें वायलेंस होता है, क्योंकि उसमें अराजक तत्व भी मिले होते हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे दूसरे हों, जो लोग भी हों वो मिले होते हैं, तो वो वायलेंस हो जाता है। जैसे ही ये वायलेंस होता है, यहाँ तक जो भारत सरकार थी वो बैकफुट पे थी। इसको लेकर, आंदोलन को लेकर वो एकदम बैकफुट पे थी। जब 26 जनवरी को वायलेंस हो जाता है, तब मोदी जी को आता है गुस्सा, क्योंकि वो देश के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं करते। और राकेश टिकैत को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि 26 तारीख को कुछ ऐसा हो जाएगा। वो सोचे थे ट्रैक्टर रैली चलेगी, अपना हम लोग थोड़ा शोर शराबा करेंगे, हो हल्ला करेंगे और वापस आके बैठ जाएंगे। लेकिन ये जो 26 जनवरी को जो लाल किले पे बवाल कटा, वो राकेश टिकैत के भी सोच से परे था। किसी ने नहीं सोचा था कि 26 तारीख को कुछ ऐसा होगा। हम लोग भी देख रहे थे टीवी पे, तो हम लोग भी सोचे थे कि भाई ट्रैक्टर रैली निकलेगी, थोड़ा एक चक्कर मार के ये लोग वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे वारे लगा के। लेकिन वायलेंस हो गया। जैसे ही वायलेंस हुआ तो मोदी जी का भिरकुटी तन गया। वो गुस्सा खा गए कि भाई सब ठीक है, लेकिन आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप देश के मान को नीचा करो? अब असली खेल यहाँ से शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ये कानून जो रिपील किया है वो ऐसे ही कर लिया है? ये सब 26 जनवरी के बाद ही तय हुआ। ऐसी कूटनीति हुई कि विपक्ष तो चारे खाने चित हो ही गया, राकेश टिकैत का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर तो तबाह हो ही गया, लेकिन इससे बेनिफिट जो है वो बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में होने वाली है। अब 26 तारीख को जब ये हुई तो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह टाइट हो गए। उन्होंने जो है कानूनी प्रक्रिया अपनी शुरू की। कानूनी प्रक्रिया, आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत जो है वो अपने तकलीफ़ की वजह से रोए, वो डर की वजह से रोए हैं? जो 29 तारीख को उनके आंसू निकले हैं वो डर का आंसू था, वो प्रेस्टीज का आंसू नहीं था, वो डर का आंसू था। क्योंकि जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो उनको ये समझ में आने लगा कि कहाँ कहाँ इसका वार हो सकता है, और उसमें वो अपने आप को पूरी तरह फंसते हुए देख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जब नोटिस वोटिस का ये सब का उनके अरेस्टिंग की बात चलने लगी तो भाई साहब के आंसू निकल गए। ठीक है, अब वो आंसू निकल गए और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई। बोले कि अब इसको जो है देश हित में लो, तुमने आंदोलन तो खड़ा किया, तुमने ये देश का नाक नीचे करवाया, तो अब इसको देश हित में लो। अब पहले इनको विपक्ष यूज कर रही थी, अब सरकार ने कहा कि अब हम मेरे लिए काम करो। राजनीति ठीक है, हम खत्म कर देते हैं कैंपेन के दिन। नहीं, अब प्रोटेस्ट तुम खत्म नहीं करोगे, अब जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक बैठो।
क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ किसानों को तो ये मैसेज गया ही था कि हाँ सरकार जिद कर रही है, कानून वापस नहीं ले रही है, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल, जो गलत चीज़ इन लोगों ने पढ़ाया था। उसके बाद कुछ समय ऐसा भी चाहिए था कि स्टेट को कन्विंस किया जाए कि हाँ आप अपने यहाँ ये कानून लागू कर लीजिए अपने बेस पे, नॉट कि सेंटर के तरफ से। स्टेट भी अपना कानून बनाता है तो स्टेट के तरफ से कर लीजिए। और इसमें बहुत सारे, कुछ स्टेट में तो बहुत सालों पहले से है, कुछ स्टेट में और इसको लागू करने की ये है, चल रही है, वो हो ही जाएगा। अब राकेश टिकैत को मजबूरी में बैठना पड़ा। जब मजबूरी में बैठना पड़ा, आपने नोटिस किया होगा कि 26 तारीख के बाद से किसान आंदोलन में वो वाली बात नहीं रही, मतलब जो गर्मी खाते थे ये वो गर्मी नहीं रही। उसके बाद ये हाँ हाँ ऐसा करेंगे, देश हित में करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बीच में जो दो घटनाएं हुई, एक तो काटा गया इंसान को, लटकाया गया निहंगियों के द्वारा, और एक जो लड़की का रेप हुआ, तो ये तो पूरी तरह से असामाजिक तत्वों का कृत्य था। इसमें इवन किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनका भी कुछ लेना देना नहीं था। तो राकेश टिकैत जो है अब कुछ कर नहीं सकते थे, उनको वही करना था जो सरकार की तरफ से कहा जाता। अब सरकार को ये मौका चाहिए था कि इस कानून को रिपील करना है, ताकि पंजाब इलेक्शन में भी फ़ायदा हो, यूपी के इलेक्शन में भी फ़ायदा हो, ताकि विपक्ष के पास वो मुंह ही नहीं रहे कि कहने के लिए कि ये सरकार जो है डिक्टेटरशिप कर रही है, ये पब्लिक की बात नहीं मानती है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इतना बड़ा दंगा हो गया, तो लोगों की नज़र में चलो ठीक है, क्यों नहीं हटा ही लेते कानून, बाद में कुछ कर लेते। तो वो भी छवि सरकार को बनानी नहीं थी अपनी। तो सरकार उस मौके के लिए इंतज़ार करती रही और मौका देख के इस कानून को रिपील कर लिया गया। और ये जो है कानून अब जो है आंदोलन आजकल में ख़त्म हो जाएगा। आज भी न्यूज़ आ रही थी कि ये आंदोलन जो है शायद उसके इस पे है, खात्मे की ओर जा रहा है, सब कुछ खुलते उलते दिख रहा था। अब आप ये कहेंगे कि बाद में इन्होंने 6 मांगे रखी, तो बाद में जो 6 मांगे रखी गई है, आपने देखा नहीं कि सरकार कितनी इजली उसको मानी है। भाई किसान जो मर गए या किसान को कुछ तो बेनिफिट हो, तो उसके लिए जो इन्होंने 6 मांगे रखी थी, वो 6 मांगे भी मान ली सरकार ने। और इन्होंने नहीं रखी थी, वो सरकार को करना ही था कि जो लोग मरे उनको बेचारों को कुछ ये दिया जाए, क्योंकि वो कोई इसमें तो मरे नहीं थे, वो ठंड से और इसमें मर गए थे, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान मर गए थे, प्रोटेस्ट करते हुए मर गए थे। तो सरकार ने सोचा कि चलो इनको कुछ मुआवजा मिल जाए, इनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। दूसरा ये कि एमएसपी जो कानून है वो उसको बनाने के लिए वक्त भी चाहिए था, या जो भी चाहिए था, तो चलो मान लेते हैं वो बात। तीसरा जो केसेस थे, अब 700-800 लोगों पे बेवजह का केस अगर रहेगा, तो वो गरीब किसानों पे केस हो गया था बेचारे पे, तो वो कहाँ जाते, तो चलो वो भी हटा लिया, हटाने के लिए वो राजी हो गए। तो ये सब सरकार की ही एडवाइस रही होगी कि भाई तुम लोग ये मांग मानो, करो, हम इस मांग को मान लेंगे। और जैसे ही ये हो गया तो ख़त्म हो गया। तो एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कूटनीति में विपक्ष चारों खाने चित, आंदोलन का खात्मा, आपको ये राकेश टिकैत की जो पॉलिटिकल ये थी वो भी ख़त्म हो गई। और अब ये लोग आप देख लीजिएगा कि ये जो भी लोग किसान नेता हैं वो सारे बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, और इनको करना भी चाहिए, इनको करना भी चाहिए। बिकॉज बीजेपी जितना किसानों के लिए कर रही है वो और कोई दल नहीं किया कभी भी, ये फैक्ट है। अब इसके लिए आप मुझे मोदी भक्त कह लें या जो भी कह लें, लेकिन दिखता है ना यार, सारे जितने बड़े काम होते हैं वो बीजेपी के समय ही क्यों होते हैं। एटम बम टेस्ट हुआ, वो बीजेपी के समय हुआ।
अच्छा, जब ये आपने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 4 लेन को पूरे देश में जोड़ा गया एक दूसरे स्टेट से, 370 हट गया, आपका राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो ये जितने भी बड़े डिसीजंस हैं वो बीजेपी ही लेती है। हाँ, ये बात ठीक है कि इनका एक जो फैसला था मोदी जी का, वो मुझे लगता है कि मुझे पसंद नहीं आया, या उससे लोग हैम्पर हुए हैं, उससे मैं भी हैम्पर हुआ हूँ। तो शायद इसलिए भी हो सकता है कि मैं हैम्पर हुआ हूँ तो मेरा तो बंद हो गया मेरा जो बिज़नेस था, बिकॉज हम लोग छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, तो मेरा तो बंद ही हो गया। नोटबंदी, वो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि आप कहते हो कि उससे ब्लैक मनी का ये हो गया, लेकिन ब्लैक मनी का क्या हुआ? ब्लैक 97% आपका पैसा जो है रिफंड आ गया, तो 3%, हालांकि 3% भी एक इकोनॉमी का, इंडिया जैसे कंट्री के इकोनॉमी का एक बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी 3%, तो वो तो वैसे भी किया जा सकता था। डिजिटाइजेशन आपको करना था तो डिजिटाइजेशन तो आप वैसे भी लागू कर सकते थे। लेकिन नोटबंदी से मुझे लगता है कि नुकसान हुआ, जो मुझे भी हुआ, औरों को भी हुआ होगा, जो मेरे जैसे छोटे कारोबारी थे उनको ज़रूर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जितने भी फैसले हैं वो सारे फैसले A1 क्लास के हैं, और मैं समझता हूँ कि जब इतने अच्छे काम हो तो एक गलती तो हो सकती है, तो वो नेग्लिजिबल है। तो ये थी वो कूटनीति जिसमें कि विपक्ष पूरी तरह से फंस गया और उनके पास कोई चारा नहीं रहा, और इस आंदोलन को बीजेपी ने अपने पक्ष, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। व्हाट अ पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के विश्लेषण जो है लेके आ सकूं, और ये पूरा मेरा अपना विश्लेषण है, ये कहीं भी नहीं है। तो मैं इसको मतलब ये कहीं भी आधिकारिक तौर से नहीं कही गई है, ये मेरा कहना है। तो आप मेरे मत से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थैंक यू वेरी मच।